नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा वाक्य रचना से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं और कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा वाक्य रचना का रिवीजन होगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हों, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, कोई भी परीक्षा जिसमें आपका हिंदी आता है, निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। कितना भेद है ये हमको बताना है और इसे मैं आपको याद कराऊंगा अभी, है ना। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको मैं याद करा सकता हूँ, तो उनको मैं आपको याद कराता हुआ चलूँगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं या 3 भेद हैं या 4 भेद हैं या 5 भेद हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रचना में 3 अक्षर हैं, रा है, चा है और ना है। रचना के आधार पर अगर वाक्य के भेद पूछेगा तब भी यही 3 अक्षर है ना, 3 भेद होंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं। कौन से 3 भेद हैं? एक आपका सरल वाक्य है, एक आपका सरल वाक्य है, एक आपका संयुक्त वाक्य है और एक आपका मिश्र वाक्य है ना। एक आपका क्या है? मिश्र वाक्य है। अगर रचना के आधार पर शब्द के भेद पूछे, रचना के आधार पर शब्द के भेद पूछे तो शब्द के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और देखो, रचना रचना शब्द जब मिल जाएगा ना, तो रा, चा और ना 3 अक्षर से बना है। तो रचना के आधार पर चाहे वाक्य भेद पूछे, चाहे शब्द भेद पूछे, कितने होते हैं? 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे। शब्द भेद में जो 3 है वो कौन है? एक है आपका रूढ़ है, एक होता है आपका योग रूढ़ और एक होता है आपका, एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द और तीसरा इसका तीसरा होता है योग रूढ़ और एक होता है आपका यौगिक। क्या होता है एक यौगिक शब्द? क्या होता है एक यौगिक शब्द? तो याद रखना, चाहे रचना के आधार पर वाक्य का भेद पूछे तब भी 3 है, रचना के आधार पर शब्द का भेद पूछे तब भी 3 है। और इन चीज़ों को याद रख लेना कि वो तीनों भेद कौन से हैं? सरल, संयुक्त, मिश्र और इसमें रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भाषा की सबसे छोटी भावार्थक इकाई है। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाषा की सबसे छोटी भावार्थक इकाई, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भाव प्रकट करता हो, है ना, वो वाली इकाई बताना है। तो वर्ण जो होता है ना, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ये। और जो शब्द होता है ना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होता है। इसमें सार्थक शब्द आपको देखने को मिलेगा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। और जो वाक्य होता है ना, भाषा की सबसे छोटी भावार्थक इकाई होगी। क्या होगा? भावार्थक इकाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर सार्थक शब्द मिल जाए तो सार्थक इकाई के रूप में शब्द आएगा। क्या आएगा? शब्द। और भावार्थक इकाई पूछेगा तब क्या आएगा? वाक्य आएगा। अगर सार्थक और भावार्थक दोनों में से कुछ भी ना हो तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तब क्या आएगा? वर्ण आएगा। तो यहाँ पर हमको भावार्थक शब्द देखने को मिल रहा है, तो भावार्थक शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी वाला क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर रचना के आधार पर कितने भेद होंगे? आप कहोगे रा, चा और ना 3 अक्षर है, रचना के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन? सरल, संयुक्त और मिश्र। लेकिन यहाँ पर रचना नहीं, अर्थ के आधार पर कहा है। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर कहा है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। एक होता है आपका विधानवाचक वाक्य,
है ना। एक होता है आपका विधानवाचक वाक्य और एक होता है आपका निषेधवाचक वाक्य, है ना। एक होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, एक होता है आपका इच्छार्थक वाक्य, है ना। इच्छार्थक वाक्य होता है एक, और चार हो गया। एक होता है आपका इच्छार्थक, एक होता है आपका संकेतवाचक, है ना, संकेतार्थक जिसको कहेंगे, संकेतार्थक होगा। एक होगा आपका संबोधक, संबंध नहीं सॉरी, जो आपका संबोधन, है ना, संबोधनार्थक वाक्य होगा, है ना, संबोधनार्थक वाक्य होगा। और एक आपका होता है आज्ञावाचक वाक्य, है ना। और एक होता है संदेहवाचक वाक्य। क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य। अगर इन आठों को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संबोधनार्थक यानी संबोधनवाचक और एक संकेतवाचक वाक्य, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें कौन सा जवाब हमारा सही हुआ? इसमें हमारा जवाब जो सही हुआ है वो आपका ऑप्शन डी 8, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, जो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, उन्हीं 3 में से आपका पूछ रहा है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं मिश्र वाक्य जो होता है ना, उसमें एक वाक्य ऐसा होता है जो एक मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है ना। क्या होता है? आश्रित होता है, निर्भर होता है, उसी पर डिपेंड होता है। अगर हम आधी बात बोलेंगे तो हमको महसूस होगा कि अभी आगे कुछ बोलने वाला है ना, ऐसा महसूस होगा। तो हमको यहाँ पर देखना है, वह फेल हो गया किंतु हार नहीं माना। तो यहाँ पर किंतु, वह फेल हो गया, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, इस पर कोई दूसरा आश्रित नहीं है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ना। ये इसमें किंतु द्वारा 2 वाक्यों को जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त वाक्य है। रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश एक अच्छा लड़का है, यह एक सरल वाक्य है ना। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। राजीव अच्छा दौड़ रहा था लेकिन गिर गया, है ना। राजीव अच्छा दौड़ रहा था, यहाँ तक एक पूरा वाक्य है ना। लेकिन गिर गया, है ना। तो यहाँ पर लेकिन शब्द के द्वारा इस वाक्य को इस वाक्य से जोड़ा गया है। तो ये भी आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है ना। अब ये वाला आपका डी वाला, ये आपका संयुक्त नहीं है, ये आपका मिश्र वाक्य है। कैसे मिश्र वाक्य है, आइए समझा देते हैं आपको। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है ना। देखिए, अगर हम इसमें आधी बात कहें, वह जब आता है, इतनी बात कहें, तो आपको लगेगा अभी इसके आगे कुछ बोला जाएगा, बताया जाएगा, इसके आगे और कहानी बाकी है। वह जब आता है, अगर इतना कह के हम चुप हो गए तो आप सोचोगे कि अभी कुछ आगे और है जो बताना बाकी है ना। तब झगड़ा जरूर करता है ना। तो ये हम यहाँ पर इस वाक्य पर ये वाला वाक्य निर्भर है ना। जब वह जब आता है, इस काम पर ये वाला काम निर्भर है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? जब आश्रित होता है, निर्भर होता है, तो वहीं पर होता है हमारा मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, हमारा इच्छावाचक वाक्य पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ के आधार पर जो हमारे 8 भेद होते हैं, उसमें हमारा एक होता है इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, है ना। तो वो इच्छार्थक वाक्य होगा। तो इच्छार्थक वाक्य कहिए चाहे इच्छावाचक वाक्य कहिए। शायद वह लौट कर आए, पहला विकल्प है, शायद वह लौट कर आए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? शायद वह लौट कर आए। यहाँ पर आप देखोगे
तो आपको लगेगा कि यहाँ पर संदेह किया जा रहा है, लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। ये संशय बना हुआ है, संदेह बना हुआ है, इसलिए ये संदेहार्थक वाक्य है ना। संदेहवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दें, ये क्या है? एक तरह की का आशीर्वाद ही है। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दें, ये क्या है? एक तरह का आशीर्वाद है। और आशीर्वाद जो होता है ना, वो आपकी इच्छा होती है ना। अभी हम कहें सदा सौभाग्यवती रहो, इसका मतलब क्या है? हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आप इसी तरह से रहो, है ना। तो ये है आपका इच्छावाचक वाक्य। और हमसे इच्छावाचक वाक्य ही पूछा था, तो ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन सी वाले को भी देख लेते हैं। अब तुम घर जाओ, अब तुम घर जाओ। देखो, ये कहने का मतलब एक तरह का सलाह दिया जा रहा है ना। अब तुम क्या है? घर जाओ, है ना। ये एक तरह का क्या है? सलाह दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सलाह देने का मतलब क्या है? देखो, इसको अगर हम और स्पष्ट कहें तो ऐसे कह सकते हैं, अब तुम घर जाओ, मतलब ये क्या है? आज्ञा दी जा रही है। क्या दी जा रही है? आज्ञा। अब तुम घर जाओ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमको आज्ञा दे रहा है कि घर जा सकते हैं आप, है ना। तो आज्ञावाचक वाक्य ये हो जाएगा। राम बाजार गया था, ये ऐसा वाक्य है जिसमें जो एक सरल वाक्य है, आप कह सकते हो एक सरल वाक्य है, साधारण सा वाक्य है ना। तो ये क्या है कि ये विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। ये क्या होगा? विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। चारों की व्याख्या हो गई दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? विकल्प ए में दिया गया है, एक गिलास पानी लाओ। बी में दिया गया है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। सी में दिया गया है, यदि रमेश आता तो राजू जाता। और डी वाले में दिया गया है, शाबाश बहुत अच्छा काम किए हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना, तो ये विस्मय का बोध करा रहा है ना। विस्मय का बोध करा रहा है। तो ये विस्मय बोधक वाक्य है। क्या है? विस्मय बोधक वाक्य है। विस्मय बोधक वाक्य है। विस्मय बोधक वाक्य है। यदि रमेश आता तो राजू जाता। तो रमेश के आने पर डिपेंड है राजू का जाना। तो यहाँ पर क्या है कि इस काम पर ये वाला काम आश्रित है, और जहाँ पर एक काम पर दूसरा काम आश्रित होता है, या फिर एक उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य निर्भर होता है, आश्रित होता है, तो वहाँ पर होता है मिश्र, है ना। तो देखिए दोस्तों, मिश्र भी होता है, और वहाँ पर हम अर्थ के आधार पर बांटेंगे। तो जो मिश्र होता है ना, जो मिश्र होता है वही आपका संकेतार्थक वाक्य होता है, संकेत करने वाला वाक्य। तो इसको चाहे आप मिश्र वाक्य कहो, चाहे आप संकेतार्थक वाक्य कहो, तो ये क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें, यहाँ पर एक आशीर्वाद दिया जा रहा है, और जब आशीर्वाद दिया जाता है तो वहाँ पर आपकी इच्छा होती है। इच्छावाचक वाक्य है। तो ये तीनों तो आपके हट गए। ये विस्मय बोधक वाक्य है, विस्मय बोधक वाक्य है, और ये आपका संकेतवाचक वाक्य है, और ये आपका क्या होता है? इच्छा बोधक वाक्य होता है। तो यहाँ पर एक गिलास पानी लाओ, यहीं पर क्या है? आज्ञा दी जा रही है, पानी लाने की आज्ञा दी जा रही है ना। आप कह सकते हो एक तरह से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है ना। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताओ। संयुक्त वाक्य का उदाहरण हमको बताना है। तुम बाजार चले जाओ, श्रवण को विद्यालय में फीस जमा करनी थी, है ना। और यहाँ पर वह पहुँचा ही था कि बारिश होने लगी। तीसरा है, और सुरेश खेलना जानता था, इसलिए वह खेलने चला गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें संयुक्त वाक्य में दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
और रमेश खेलना जानता था, ये एक वाक्य है। वह खेलने चला गया, दूसरा वाक्य है, और दोनों को जोड़ रहा है कौन, इसलिए, है ना। तो दो, ये वाला एक वाक्य, ये वाला एक वाक्य, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है इसलिए से, इसलिए यही क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वह पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। तो यहाँ पर कंडीशन है ना। की के द्वारा जब जुड़ा रहता है तो जान जाओ कि वहाँ पर क्या रहता है, वो मिश्र वाक्य होता है। श्रवण को विद्यालय में फीस जमा करनी थी, एकदम साधारण सी बात है ना, एकदम साधारण सी बात है। और जब एक साधारण सी बात है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा, है ना, सरल वाक्य हो जाएगा। तुम बाजार चले जाओ, यह भी क्या है, सरल वाक्य है, सरल वाक्य है। रचना के आधार पर देखेंगे तो यह सरल है, अर्थ के आधार पर देखेंगे तो तुम बाजार चले जाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य है ना, आज्ञावाचक वाक्य है। तब ये तो दो तरह से बांटा जाता है ना, एक रचना के आधार पर, एक आपका अर्थ के आधार पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विधानार्थक वाक्य का उदाहरण है। कौन से विकल्प में विधानार्थक वाक्य है, यही आपका बताया गया है, पूछा गया है। वह पढ़ने नहीं गया, तो यहाँ पर तो नहीं शब्द आ गया है, तो ये निषेधात्मक वाक्य हो गया, निषेधात्मक वाक्य हो गया, है ना। आदर्श तुम बैठकर पढ़ो, आदर्श तुम बैठकर पढ़ो, ये क्या है, आज्ञा दी जा रही है ना। आदर्श तुम बैठकर पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। विशाल हिंदी पढ़ रहा है, विशाल हिंदी पढ़ रहा है, यही है आपका क्या, विधानवाचक वाक्य। सरल वाक्य जो होता है वही आपका क्या है, समझो विधानवाचक वाक्य है ना। विधानार्थक कहो या विधानवाचक वाक्य कहो। शायद वर्षा हो, यहाँ पर संभावना की जा रही है ना, यहाँ पर संभावना की जा रही है। और जब संभावना की जाती है तो आप जानते हैं, संभावना की जाए या संदेह किया जाए, संदेह हो रहा है ना, संभावना बन रही है, तो संदेहार्थक वाक्य होगा, है ना, संदेहवाचक वाक्य। ये क्या हो जाएगा, संदेह वाचक वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था कि विधानार्थक वाक्य, तो विधानार्थक वाक्य आपका क्या होगा, विशाल हिंदी पढ़ रहा है। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा। ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है वह मजदूर जो कल अनुपस्थित था वह बीमार है, किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है। देखिए यहाँ पर आश्रित उपवाक्य पूछा है। आप तो जानते हैं एक वाक्य पर दूसरा वाक्य जब निर्भर होता है तो वहाँ पर होता है आश्रित वाक्य। और उसमें जो बाद वाला पॉइंट है ना, बाद वाला जो वाक्य होता है उसमें विशेषण है कि संज्ञा है कि क्रिया विशेषण है, उसी पर डिपेंड करता है आश्रित, उसी पर डिपेंड करता है आश्रित उपवाक्य, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या, वह मजदूर जो कल अनुपस्थित था, ये एक वाक्य है। वह बीमार है, वह बीमार है, ये आश्रित वाला है, वह बीमार है, ये वाला वाक्य इस वाले वाक्य पर आश्रित है। और यहाँ पर वह बीमार है कहा जा रहा है, अर्थात उस व्यक्ति पर एक तरह से फोकस किया जा रहा है ना। तो व्यक्ति क्या होता है, संज्ञा होता है, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है ना। वह बीमार है, वह का मतलब कौन, व्यक्ति, और व्यक्ति क्या होता है, संज्ञा होता है, तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। देखिए दोस्तों, उपवाक्य आपके तीन तरह के ही होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, या फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है, या फिर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। तीन ही तरह के होते हैं ना। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि जो वाक्य निर्भर है वह बाद वाला है, वह बीमार है, ये वाला वाक्य वह मजदूर जो कल अनुपस्थित था इस वाले वाक्य पर क्या है, डिपेंड है। और वह बीमार है, ये क्या है, वह बीमार है, इसका मतलब वह आदमी बीमार है ना। वह आदमी मतलब एक व्यक्ति पर फोकस किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति क्या हो सकता है, संज्ञा होता है। तो इसलिए ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अभी और भी उदाहरण मिलेंगे, है ना, जिससे आप समझ पाओगे। ये देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यहाँ पर किसमें होना चाहिए,
है ना। निम्नलिखित में से किसमें विशेषण आश्रित उपवाक्य है? यहाँ पर विशेषण किसमें होना चाहिए, किसमें विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब देखिए 4 ऑप्शन है, चारों से हम अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। जब मौका मिले निशाना लगा देना। अब बताओ इस वाक्य पर ये वाला आश्रित है, लेकिन क्या चीज़ आश्रित है? निशाना लगाना आश्रित है। और निशाना लगाना क्या होता है? क्रिया होती है। तो ये क्रिया आश्रित उपवाक्य है ना, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जब जब बारिश होती है तब तब मेढक टर्राते हैं, है ना। तो जहाँ पर जब जब आए तब तब आए, तो समझ जाना ये भी आपका क्या है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है ना। ये भी आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। रमेश चला गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रमेश चला गया, इसी पर आश्रित है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यानी क्या डिपेंड है? वह व्यक्ति डिपेंड है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो ये आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। वह लड़का जो लड़का पीछे है वह कर्मठ और ईमानदार है। जो लड़का पीछे है इस वाक्य पर निर्भर है ये वाला बात, है ना। वह कर्मठ और ईमानदार है, उसके कर्मठता और ईमानदारी पर फोकस किया गया है। और कर्मठता और ईमानदारी क्या होता है? विशेषण होता है। तो यही हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य, है ना, विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो देखिए इसमें जो हमसे पूछा है विशेषण आश्रित उपवाक्य, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य ऑप्शन आपका डी वाला होगा। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है लगता है वह आ गया किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लगता है वह आ गया, है ना। तो यहाँ पर एक तरह का संभावना व्यक्त किया गया है ना। लगता है वह आ गया, संभावना व्यक्त कर रहा है कि लगता है, मतलब हो सकता है उसकी बात सही भी हो गलत भी हो। तो यहाँ पर एक संदेह उत्पन्न हो रहा है ना। तो आप कह सकते हो संदेहार्थक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। और आपका विधानवाचक सही नहीं होगा, प्रश्नवाचक भी नहीं सही होगा, इच्छावाचक भी नहीं होगा, संकेतवाचक भी नहीं होगा। इसका चारों ऑप्शन गलत है दोस्तों। हमको यहाँ पर जहाँ संकेतवाचक वाक्य रखना था वहाँ पर मैं सॉरी यहाँ संदेहवाचक वाक्य मुझे रखना था, लेकिन मैं होता है कभी टाइपिंग में ध्यान हट जाता है तो हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर आप जानते रहिएगा कि ये इसमें जो रहेगा वो आपका संदेहवाचक वाक्य रहेगा, है ना। कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विशेषण आश्रित उपवाक्य है? देखिए दोस्तों आपका विकल्प ढूंढना है जहाँ पर विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब इसमें से चारों ऑप्शन का हम विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य है। ये कह रहा है मैं चाहता हूँ कि आप आएं, मैं चाहता हूँ कि आप आएं। तो आपके आने पर ये फोकस कर रहा है ना। तो ये क्या है? यहाँ पर हम कह सकते हैं मैं चाहता हूँ कि आप आएं। यहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य है वह आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। उसने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। अब देखिए उसने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था, है ना। तो यहाँ पर इस वाक्य पर इस निर्भर है ये वाला वाक्य, है ना। जो बहुत मोटा था, बहुत मोटा था, यहाँ पर मोटा क्या है? विशेषण है। तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ये क्या है? विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो हमको यही तो पूछा है विशेषण आश्रित उपवाक्य बताओ। तो यहाँ पर बी वाला जवाब ही हमारा क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। जब पानी बरसेगा तब खेत जोतेंगे। ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है ना। और जब जब मैं आता हूँ तब तब वह आता है, ये भी आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है ना। तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण उपवाक्य आपका मिलेगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य,
है ना। और ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, यही आपका क्या है, विशेष क्या नाम है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अपना अपना सवाल लगाओ, किस प्रकार का वाक्य है। जैसे एक टीचर होते हैं, तो टीचर जब आप क्लास में बैठे हैं तो आप सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग अपना अपना सवाल लगाओ। इसका मतलब वो हमको क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, हमको आज्ञा दे रहे हैं ना, ये वाला आपका होगा, है ना। वो हमको क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि हम सभी लोग अपना अपना सवाल लगाएं, है ना। और ये 20वें वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये आप अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है बादल, यहाँ पर बादल होना चाहिए दोस्तों, है ना, बदल हो गया। बादल तो घने हैं पर बारिश नहीं हो रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है। बादल तो घने हैं, है ना, पर बारिश नहीं हो रही है, पर बारिश नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, यही तीन दिया है, अर्थात रचना के आधार पर, है ना, तीनों में से कौन सा भेद है ये बताना है। बादल तो घने हैं, है ना, पर बारिश नहीं हो रही है। तो देखिए दोस्तों इस वाले वाक्य पर ये वाला मतलब, हम अगर इतना बोलें बादल तो घने हैं, अगर इतना बोलकर चुप हो जाएं तो आप सोचोगे अभी आगे कुछ बोलेगा। अच्छा, अर्थात अर्थात बाद में जो बोलेगा वो आपका क्या रहेगा, आश्रित रहेगा, है ना। और आश्रित वाला जो होता है वो आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। बादल तो घने हैं पर बारिश नहीं हो रही, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है और यही लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है सीमा चावल मत खाना, यह किस प्रकार का वाक्य है। सीमा चावल मत खाना, सीमा को चावल खाने से मना किया जा रहा है। मत खाना मतलब नहीं खाना, है ना, यानी नकारा जा रहा है। तो विधान तो रहेगा नहीं, प्रश्न रहेगा नहीं, है ना, इच्छार्थक भी नहीं रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी गलतियाँ हुई हैं, है ना। यहाँ पर भी आपका क्या, सीमा चावल मत खाना, तो मत मतलब ये मना कर रहा है, तो ये क्या रहेगा, निषेधात्मक वाक्य रहेगा। क्या रहेगा, निषेधात्मक, निषेधात्मक वाक्य रहेगा, निषेधात्मक वाक्य रहेगा। ये आपका निषेधात्मक वाक्य है। आप ऑप्शन डी को हटा करके यहाँ पर निषेधात्मक बना सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, कैसा रहा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, है ना, जिससे हौसला बढ़ता है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।